Hi students, good evening. Welcome to the exam prep. आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लूसेंट बुक यानी कि जीके हम अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं. तो ये दो प्रिपरेशन तो बोलो कि भाई अच्छी चल रही है. ठीक है, कमेंट में भी बता दो कि सब प्रिपरेशन बेस्ट है, मज़ा आ रहा है. और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ, है ना. हमने क्या देखा हुआ था कि जो इतिहास है, इतिहास को हमने बहुत जगह से उठाया हुआ है. पहला ग्रंथों से लिया हुआ है. ग्रंथों के बाद हमने देखा है कि भैया विदेशी यात्रियों से कुछ जानकारियां हमने ली हुई हैं. तो पुरातत्व साक्ष्य है, मतलब साक्ष्य है. तो इसी तरीके से बहुत सारी जानकारी बहुत जगह से हमने थोड़ी थोड़ी कलेक्ट की हुई है. तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा, हमारा पूरा डिस्कशन चलेगा विदेशी यात्रियों से हमने कितनी जानकारियाँ लिखी हैं, उनकी पुस्तकों के नाम क्या है, भारत में वो किस समय पर आए थे, मतलब किसके राज दरबार में आए थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक की कीमत क्यों है, और इसीलिए तो बहुत आपके लिए उसकी कीमत क्यों ज़्यादा है मैं बताता हूँ. आपके एग्जाम्स में उनकी पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं और किन के राज दरबार में वो आए थे ये बहुत पूछा जाता है. तो ये ध्यान रखिए कि आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे जो लेखक मैं बताने वाला हूँ ना, कोई भी एग्जाम लिखो अगर लेखक के नाम आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं मेरे पीछे के ब्लैक बोर्ड में. तो वन बाय वन करके पूरा डिस्कशन करेंगे. पहले तो हम देखेंगे कि यूनानी रोमन लेखक कौन थे. ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने डिवाइड किस तरीके से किया हुआ है. तो यूनानी रोमन जो लेखक हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक साथ. उसके बाद चीनी जो लेखक थे, चीन से आए हुए जो लेखक थे, उनको मैंने बीच में रखा हुआ है, चीनी लेखक. फिर अरबी लेखक के बारे में बात कर लेंगे और फाइनल हम देख लेंगे कुछ अन्य लेखक, है ना. बहुत सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, बाकी कुछ लोगों को अन्य में लिख लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आई होप पेन, पेंसिल, इरेजर, सारे के सारी चीज़ें और सबसे मेन आपका नोटबुक आपने निकाल के तैयारी करनी शुरू कर ली है. ठीक है, मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है और ये ध्यान रखिए कि आपका खुद का पर्सनल नोट्स ही सिर्फ आपकी हेल्प करेगा लास्ट डे, बाकी कोई हेल्प नहीं करेगा. कितनी भी दूसरों की नोट्स ले लो, कितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग के नोट्स ले लो, कितना भी मस्त प्रिंटिंग ले लो, कितना भी डिज़ाइनिंग का कुछ ले लो, वो कोई हेल्प नहीं करेगा. ठीक है, तो अपना नोट्स ले लो और लिखते हुए चलो, अपनी लैंग्वेजेस में लिखते हुए चलो. मैं बताता रहूँगा कुछ एक्स्ट्रा, आप अपने वेज में उसको लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अपनी भाषा में जो लिखोगे ना, मतलब अपने हिसाब से, वो नेक्स्ट लेवल होता है. चलो ठीक है, डाल दीजिए. सबसे पहले तो यूनानी रोमन लेखक, इस तरीके से अपने पूरे पेज को डिवाइड कर लीजिए 1 2 3 4 4 सेक्शंस में, 4 इक्वल सेक्शंस में कोशिश कीजिए. मैं एक बार साइड हो जा रहा हूँ, आप ज़रा देख लीजिए कि किस तरीके से इसको करना है. चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए मेरे हटने के बाद, ये बड़े काम का होगा, है ना. स्क्रीनशॉट की एक प्रॉब्लम है, बाद में हम भूल जाते हैं, बाद में करूँगा तो ऐसे 50 स्क्रीनशॉट्स हो जाते हैं और एक दिन सारे डिलीट भी हो जाते हैं. तो चलो करते हुए रहते हैं. सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में बात कर लेते हैं. तो पिछले लेक्चर्स में हमने थोड़े बहुत डिस्कशन कर लिए थे. आई थिंक मेगास्थनीज तक हमने बात कर ली है, फिर भी आज मैं रिवाइज करूँगा, उसके बाद शुरू करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेसियस की. ओके, सो टेसियस कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था. टेसियस, नॉट टीसीएस, टेसियस. ओके, टीसीएस मत कर देना भाई. ओके, इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए है? क्योंकि इसने जितने भी विवरण लिखे हुए ना इतिहास के बारे में जितनी भी इसने जानकारियाँ दी हुई हैं, वो सारी की सारी जानकारियों को इसने बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है और भरोसेमंद भी है इसकी कहानियाँ. इस वजह से ये बड़ी कीमती है हमारे लिए और हमने इसे स्थान दिया हुआ है अपने यूनानी रोमन लेखक में. लेखक तो बहुत सारे होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, बट हमने इसे अपना स्थान दिया हुआ है. जस्ट लाइक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने क्रैक करेंगे उन्हीं का नाम आएगा भैया, सबका नाम नहीं आएगा ना, तो मेहनत ज़रूरी है. ठीक है, सो अगला नाम है हेरोडेटस का. हेरोडेटस के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई साहब, इनको इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री. आगे मूव करते हैं. इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है वो है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका. ओके, सो इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो है हिस्टोरिका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इसकी एक प्रॉब्लम है, भले इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, बट इनकी जानकारियों में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यह अफवाहों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने लिख दिया. अफवाहें जो मिली उसको वहाँ पर उन्होंने लिख दिया है, मतलब तथ्य सही है गलत है उसको चेक किया नहीं, अफवाह मिली, अफवाह को भी लिख दिया हुआ. तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है हेरोडेटस की. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि इन्हें हिस्ट्री का फादर, इतिहास का पिता कहते हैं. बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. आगे आ जाते हैं मेगास्थनीज. तो मेगास्थनीज जो है भैया, ये है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत. सेल्यूकस निकेटर, ओके मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने जो पुस्तक लिखी हुई थी वो है इंडिका.
इंडिका, इंडिया, इंडिका, ओके। इंडिका, यहाँ पे हिस्ट्री थी, हिस्टोरिका। तो इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है, ओके, याद रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं, डाइमिकस के पास चलते हैं। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश थे उस समय, अंतियोकस उनका भैया साहब ये राजदूत था, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको यहाँ पे स्थान सिर्फ इस वजह से दिया गया है क्योंकि यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था, ठीक है। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था और उनके राज दरबार में आया है, तो राज दरबार में आने के बाद वो बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते थे, उन डेटा को उसने लिखा था। राज दरबार में आने का देखो यही एक मकसद होता था पहले, कि कोई किसी के राज दरबार में गया, यानी कि उनके यहाँ वो जाता था, परमिशन लेता था कि मैं आपके जो भी पूरे एरिया है उसको देखना चाहता हूँ, उसके बारे में लिखना चाहता हूँ, सांस्कृतिक मतलब किस संस्कृति को यहाँ पे माना जा रहा है, लोग समृद्ध हैं कि नहीं, खुश हैं कि नहीं, सारी की सारी बातें। राज दरबार मतलब समझ लो एक वीज़ा लेने आ जाते थे, ठीक है। सो बिंदुसार के समय आया था। नेक्स्ट नाम लिख लो, डायनोसियस। डायनासोर मत कर देना, डायनोसियस। और ये फेमस सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आया हुआ है अशोक, सम्राट अशोक के राज दरबार में, ओके। सम्राट अशोक के राज दरबार में कौन आया था? अगर आपको 4 ऑप्शन आ गए, टेशियस, हेरोडेटस, मेगास्थनीज और डायोनीसियस, तो ये भाई क्या नाम है, डायोनीसियस, ओके, ठीक है। तो इसमें से आपको जो करेक्ट टिक करना है वो अपना 4th ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि ये अशोक के राज दरबार में आया है। अब अगला बात कर लेते हैं टॉलमी। टॉलमी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो टॉलमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉलमी ने 2री शताब्दी में एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है भारत का भूगोल। टॉलमी ने 2री शताब्दी में, ठीक है, 2री शताब्दी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुरानी बुक है यानी, ठीक है, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम की बुक लिखी है, ठीक है। भारत का भूगोल है तो आप समझ ही जाओ भूगोल में क्या क्या आता है, तो वही सब जानकारियाँ भाई साहब ने अपनी बुक में लिखी हुई है। और आखिरी जो नाम है वो है प्लिनी। प्लिनी ने 1st शताब्दी में, पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पे किताब लिखी हुई है। ये नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक हैं और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि उस समय पशु, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थ जो थे उनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हो सकती थी उन्हीं को सिर्फ उस किताब में लिखा हुआ था, नेचुरल हिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? सम्राट अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोनीसियस, ओके। टॉलमी की क्या विशेषता है? तो टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा हुआ है। कब लिखा हुआ है? 2री शताब्दी में लिखा हुआ है। पहली शताब्दी में किसी ने कुछ लिखा है? हाँ सर, पहली शताब्दी में लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री, अच्छा नेचुरल हिस्ट्री में कौन सी जानकारियाँ हैं? नेचुरल हिस्ट्री में पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, इससे रिलेटेड की जानकारियाँ मिलेंगी। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो इसी तरीके से हमने भैया धीरे धीरे यूनानी लेखक को कंप्लीट कर दिया है। आई होप समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो जस्ट लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। लाइक और सब्सक्रिप्शंस ये दो हमारी डिमांड है फ़िलहाल आपसे, है ना। तो ये लेक्चर फ्री नहीं है, लाइक करना है आपको, ओके। तो यूनानी रोमन लेखक को यहाँ किया मैंने कंप्लीट। आई होप अगर आपसे पूछ लिया गया कि हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है तो आप ये नाम ज़रूर लिख कर आएंगे, हेरोडेटस। परफेक्ट। मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं। ज़रा देख लो चीनी लेखक में कौन कौन है। तो चीनी लेखक में 4 ही लोग हैं। 4 कौन कौन है? एक हो गया फाहियान, संगुयन, उसके बाद हिनसोंग और लास्ट में है इत्सिंग, ओके, इत्सिंग। इंटरनेट पे बहुत ढूंढोगे तो आपको कुछ शॉर्टकट्स भी मिलते हैं, कुछ फांसी हुई करके ऐसा मैंने देखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा वो भी है। बट मैं कहूँगा आपसे कि ट्रिक्स बड़ी मतलब चूज़ी बनी है कि ट्रिक्स लेने में भी, अगर पूरी की पूरी किताब ही अगर आपने ट्रिक्स से पढ़ने की कोशिश की, ट्रिक्स अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं उसमें। कभी कभी कोई टॉपिक्स होते हैं जो ट्रिक से बड़े आसानी से हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना है कि इतनी ट्रिक्स मत कलेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं ये ट्रिक, वो ट्रिक, ऐसी ट्रिक, वैसी ट्रिक, ये ट्रिक, इतनी सारी ट्रिक्स कर ली कि बाद में वो उसमें ही आप फंस जाओ। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही कम चीज़ों का ट्रिक रखिए। अभी मुझे अचानक ध्यान आ गया तो अच्छा लगा, मुझे वो ट्रिक बड़ी अच्छी लगी थी। तो आप ध्यान रखिए कि ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, बट कुछ दिनों को याद रखने के लिए, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है जो दिमाग में नहीं जा रहा है उसके लिए रखिए ना, ज़्यादा कुछ ये मत करिए, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो अब बात कर लेते हैं फाहियान की। अपनी बुक में लिख लीजिए नोट्स में, फाहियान यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। 14 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। तो 14 वर्षों तक भारत की जानकारी इकट्ठा करना, उनके बारे में लिखना, ये सब हमारे फाहियान ने किया था। और फाहियान ने एंट्री कब की थी, कब आए थे तो किसके राज दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में ही आए हुए थे।
और इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारियाँ बहुत इकट्ठा की थी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जब जानकारियाँ इन्होंने इकट्ठा की तो उसके बारे में जो इन्होंने लिखा था वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि वहाँ की जनता को इन्होंने बहुत ही सुखी और समृद्ध बताया हुआ है। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये 14 सालों तक रहा और मध्य प्रदेश के बारे में इसने स्पेशली मतलब आप कह सकते हो कि बारे में लिखा हुआ है और पॉजिटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव लिखा नहीं है, उस समय जो भी था वही उसने लिखा है। तो उस समय वहाँ की जनता बड़ी सुखी और समृद्ध थी, ये हमारे फाहियान ने कहा है। अगला आ जाते हैं संगुयन पे। संगुयन कब आए हुए हैं? तो संगुयन 1518 ईस्वी में भारत आया हुआ है। ओके, 1518 में। और इनका जो मेन काम था यहाँ आने का, इन्होंने पहले से ही मन बना लिया था कि गौतम बुद्ध के बारे में जितना हो सकेगा उतनी जानकारियाँ मैं भारत में जाके इकट्ठा करूँगा। समझ रहे हो? तो संगुयन ने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए ही भारत में आए थे। ध्यान रहेगा आपको, 1518 में भारत आया और इनका पूरा जो मेन मकसद था वो गौतम बुद्ध के बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो गौतम बुद्ध के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने कौन इंडिया आया था? तो आपको बोलना है संगुयन। कब आया था? 1518 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला चलते हैं हेनसांग। हेनसांग ने भी काफ़ी समय तक इंडिया में काफ़ी समय बिताया। इन्होंने लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे, भारत के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की, उनको लिखा और उसी लिखी हुई जानकारी से आज हम पुराने इतिहास को देख सकते हैं। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ये इंडिया में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये इंडिया आए थे। और ये भाई साहब 629 ओके 629 में ईस्वी में 629 ईस्वी में, यहाँ पे ई होना चाहिए, ईस्वी में यह निकला था। और सबसे पहले ये कपिशा राज्य, भारत के कपिशा राज्य में सबसे पहले भाई साहब की एंट्री हुई है। और इनकी अगर ये जिस बुक को इन्होंने लिखा है, इनकी जो भी जानकारियाँ हैं उनमें आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। पहला तो गौतम बुद्ध के बारे में भी जानकारी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, अब एंट्री कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉप मानी जाती थी। आज तो बर्बाद है, IITs भी अपने टॉप्स में नहीं है, मैं जानता हूँ, बट उस समय नालंदा को बहुत नेक्स्ट लेवल माना जाता था। मतलब विश्व में दूर दूर से लोग आते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। ओके, सो नालंदा यूनिवर्सिटी और बुद्ध के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको मिल जाएगी अगर हेनसांग की किसी एक पुस्तक को आप पढ़ रहे हो। अच्छा, पुस्तक का नाम देख लेते हैं क्या है। तो CU की ग्रंथ इन्होंने लिखा हुआ है। और CU की जो ग्रंथ है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है। ये हो गया, ये होता है इंसान। एक देश, दो देश, तीन देश, चार देश नहीं या 100 देश नहीं, पूरे के पूरे लगभग 138 यानी 150 के आसपास देशों का विवरण मिल जाएगा उनकी इस बुक में। CU की, ओके, CU की ग्रंथ, CU की, अतरंगी नाम होते हैं यार ये चाइना वालों के। ओके, और हेनसांग जब आया हुआ है भारत में तो उस समय जैसे अभी डीन कहते हैं ना हम कि कॉलेज के डीन कौन है, तो या फिर प्रेसिडेंट ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो उस समय जो कुलपति थे नालंदा के वो थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ, कौन थे? आचार्य शीलभद्र, याद रहेगा। तो हेनसांग 15 सालों के लिए इंडिया में है और 629 में आया। तो सबसे पहले वो कपिशा राज्य में पहुंचा। कपिशा राज्य में पहुंचने के बाद आपको अगला ध्यान रखना है कि उनकी जो CU की बुक है, CU की ग्रंथ है या फिर आप कहिए, तो उसमें 138 देशों के बारे में जानकारियाँ यानी विवरण मिलता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी के उस समय के जो कुलपति थे वो कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य शीलभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्स में यही छोटा मोटा निकाल के वो क्वेश्चंस करते हैं और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। डरने की कोई बात नहीं। और फाइनली है इत्सिंग के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट आप इतना समझ लीजिए कि 7वीं शताब्दी के अंत में ये इंसान आया हुआ है। सबसे मतलब चीन से आया हुआ सबसे आखिरी अगर आप बोले लेखक तो इत्सिंग है। और ये 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जानकारी इकट्ठा इस बंदे ने की हुई है। ओके, तो इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो भी जानकारियाँ इकट्ठा की, उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इत्सिंग की जो भी बुक्स हैं उनमें से आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये हमने कंप्लीट कर दिया चीनी लेखक के बारे में। आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलना है। देखो, और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना भाई।
क्योंकि ये जो मेहनत हो रही है ये डबल होगी, ट्रिपल होगी, क्योंकि हमें पता चलेगा ना ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छी चीज़ है और आगे भी इसको करना है। मतलब वो एक फीडबैक होता है आपके एंड से। फीडबैक आप और भी दे सकते हैं कि सर स्पीड थोड़ा फास्ट कीजिए, स्लो कीजिए, जो भी आपको लगता है कि और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, या फिर अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उनको भी बताइए कि सर ये अच्छी चीज़ है, बड़ा मस्त लगता है आपकी क्लास में, ये चीज़ बेकार लगती है, बेकार भी है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, पता है आपको, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। परफेक्ट बनने की तरफ हम जा सकते हैं। 100% आप परफेक्ट जब तक बनोगे तब तक आपकी लाइफ खत्म हो गई होगी। ठीक है, अगला डाल दीजिए, अरबी लेखक। अगला बात कर लेते हैं अरबी लेखक। तो अ से अरबी, अब इसके नाम देख लेते हैं। अ से अलबरूनी। ये तो मैं एग्ज़ाम्स, मतलब पुराने एग्ज़ाम्स के अगर कोई पेपर उठा लो ना, तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसका जो आंसर है बेटा वो है अलबरूनी। अलबरूनी, एक बार रिवाइज करो, एक बार मुंह से बोल लो यार, याद हो जाएगा, मुंह से बोलो अलबरूनी। अरे कोई नहीं देख रहा है आजू बाजू, बोल लो एक बार। ठीक है, अलबरूनी। ओके, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया हुआ था। और ये भाई साहब रहते कहाँ से आए हुए थे ये, तो ये थे ख्वारिज़म या खीव कह सकते हो, वहाँ से आए हुए थे। अच्छा, आज के आधुनिक ज़माने में बोलो सर उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। ओके, आज तुर्कमेनिस्तान जो जगह है उसे पहले ख्वारिज़म कहा जाता था, खीव कहा जाता था, वहाँ से आया हुआ ये है ना। ठीक है, ध्यान रहेगा। और अरबी में इन्होंने एक किताब लिखी हुई है जिसको बोलते हैं किताब उल हिंद। हिंद मतलब इंडिया भैया, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान। तो इनकी जो किताबें लिखी जाएंगी उसमें हिंद ये वर्ड मिलेगा ही, तो किताब उल हिंद, या फिर आप बोल सकते हो कि तहकीक हिंद बुक जो थी। और अगर मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर दूँ तो उसका मतलब होता है भारत की खोज, भारत की खोज। ठीक है, ध्यान रहेगा। मोहम्मद गजनवी ने भैया बहुत बार इंडिया पे आक्रमण किया था सोना लूटने के लिए, एक बहुत फेमस कहानी है। क्या आपको पता है वो? तो अगर थोड़ी भी पता है ना तो उसके बारे में थोड़ा सा नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर ये मुझे पता है कि इसने इतनी बार भारत में आक्रमण किया, इसको लूटने के लिए आक्रमण किया, और वो जीता कि नहीं, मतलब वो सफल रहा कि नहीं रहा। आपको भी ऐसे करना है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर देखो 100% अगर आप तैयारी कर ही रहे हो, ब्रेक करना है तो करना है भाई, एग्ज़ाम्स का यही होता है। तो महमूद गजनवी हमारे लिए तो अच्छा नहीं था, बट उससे आप प्रेरणा स्रोत ले सकते हो यार कि हार नहीं मानी बंदे ने। उसकी कहानी है एक, देख लेना, या फिर हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे, टाइम मिला तो। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस पर अभी बात नहीं करते हैं। तो भारत की खोज, इसे किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद होता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, तो अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी कौन है? अरबी लेखक है। आगे मूव करते हैं। इब्न बतूता। इब्न बतूता बगल में जूता, वो गाना याद कर लो और इब्न बतूता को याद कर लो। तो अरबी में रेहला करके है इनकी किताब, जिसमें काफ़ी सारी यात्राओं का इन्होंने वृत्तांत किया हुआ है, काफ़ी सारी यात्राओं के बारे में इन्होंने जानकारी दी हुई है इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो जानकारियाँ हैं उनको इकट्ठा करके, 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, 14वीं शताब्दी की जो भी जानकारियाँ हैं सामाजिक और सांस्कृतिक की जानकारी इब्न बतूता की किताबों में मिल जाएंगे। ओके, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि इब्न बतूता के बारे में जो सबसे फेमस चीज़ है वो यही है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन भाई साहब को काजी बोलिए उस समय का, या फिर न्यायाधीश बोलिए आज इक्विवेलेंट है, वो बना दिया था। क्योंकि ये इंसान बहुत ही विद्वान था, इतने विद्वान इंसान से इतना प्रभावित था अपना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कि इन्होंने कहा भैया अब से आप हमारे न्यायाधीश हो, आपकी पावर जो है थिंकिंग वो हमें बड़ी अच्छी लगती है और आप डेफिनेटली न्याय बड़े अच्छे से करोगे। तो इसलिए 1333, ओके, ये याद रखिए, 1333 में इन्हें काजी या न्यायाधीश बनाया गया था। किसके द्वारा? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आई होप अरबी लेखक को भी मैं बोल सकता हूँ कि नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड। और आज का फाइनल 5 मिनट और मुझे दे दो, उसके बाद यू कैन लीव, जा सकते हो। ओके, सो आखिरी 5 मिनट लेक्चर्स के अन्य लेखकों में देख लेते हैं। तो एक है तारानाथ है भैया, ये है तिब्बती लेखक, तिब्बती लेखक है, तिब्बती। ओके, और कंगयूर तथा कंगयूर। ओके, एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, तंगयूर तथा कंगयूर। ऐसे दो ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तारानाथ के द्वारा। तारानाथ क्या है? तिब्बती लेखक है, याद रहेगा। और फाइनली मार्को पोलो,
ओके, मार के छीन लो, मार के पोलो। ओके, सो फाइनल देख लेते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में आया था भारत में, 13वीं शताब्दी के अंत में यानी 14वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग। और ये भाई साहब पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। भारत में आने का इनका मेन मकसद जो था कि ये आए थे पांड्य देश की यात्रा पर। ओके, उस समय तो भारत नहीं था, तो पांड्य था, ये था, वो था, ऐसे काफ़ी डिवाइडेड था। तो पांड्य देश की यात्रा पर आए थे हमारे ये भाई साहब अन्य लेखक। आई होप सब समझ में आ गया। अब मैं कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस करने वाला हूँ, तैयार रहिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे पीछे नहीं देखना है, नोट्स पे भी नहीं देखना है, जस्ट फ्रंट पे देखना है और उन क्वेश्चंस के आंसर्स फटफट करने हैं। ओके, चाहिए तो कमेंट कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। कमेंट करोगे तो लिखते जब लिखोगे ना तो आपको बाय हार्ट भी हो जाएगा, तो ये बहुत इफेक्टिव होगा जब नीचे कमेंट करते जाओगे। हिस्ट्री के फादर, ओके, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? ओके, ठीक है, नीचे कमेंट कर दो, मैं रुका हुआ हूँ, डोंट वरी। फादर ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखना मत, कहाँ पे देखना मत। ओके, अगला क्वेश्चन करूँ। इब्न बतूता को किसने, कौन सा वो राजा था जिसने न्यायाधीश 1333 ईस्वी में बनाया? कौन था वो? ये है दूसरा क्वेश्चन आपका, नीचे कमेंट कर देना है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो आपको बाय हार्ट हो गया, मैं रुका हुआ हूँ, जस्ट कमेंट इट। ओके, तीसरा, कौन सा चीनी यात्री फर्स्ट नंबर पे भारत आया? पहला ही, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन आया था? पहला चीनी लेखक जो इंडिया आया हुआ है। ओके, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ आपको, टाइम दे रहा हूँ। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? अशोक के राज दरबार में। अगर ये 4 में से अगर आपने, मैं बोल रहा हूँ, अगर इस 4 में से अगर आपने 2 क्वेश्चंस के भी आंसर्स करेक्टली दिए हुए हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसे 4 में से 2 आंसर्स नहीं दे पाए ना, तो बिलीव मी ये लेक्चर आपको पूरा वापस देखना पड़ेगा, या फिर आपने जो नोट्स लिया हुआ है उसको एक बार और रिफ़र करो, और उसको रिफ़र करने के बाद वापस क्वेश्चंस पे आ जाओ, है ना, वापस कुछ क्वेश्चंस पे मतलब मैं अब ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को भैया अब यहाँ से पॉज कर दो और आपका जो भी लिखा हुआ है उस लिखे हुए को एक बार रीड करो। इसको पॉज कर दो इस वीडियो को, ठीक है, रोक दो। अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन और कर रहा हूँ, और ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये उनके लिए नहीं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। यू कैन लीव, जा सकते हो आप, लेकिन जो करेक्ट नहीं किए हुए हैं पॉज कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ और इस क्वेश्चंस के आपको आंसर सब कोशिश करने देने के लिए। ओके, इंडिका पुस्तक किसने लिखी हुई है? आप कमेंट करो नीचे, इंडिका पुस्तक किसने लिखी हुई है? ओके, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी हुई है? इसके लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी हुई है? ओके, इत्सिंग का भारत में आने का समय क्या था? भारत में इत्सिंग ने कब प्रवेश किया, कब आया इत्सिंग? ओके, कमेंट कर दो नीचे कमेंट कर दो, कमेंट करते जाओ फास्ट। तब तक मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए ढूंढ लेता हूँ और ये होगा फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद हम चले जाएंगे। चलिए, मैंने आपसे झूठ बोला 3 ही क्वेश्चन से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप लेक्चर अच्छा था, मज़ा आया, समझ में आया, कमेंट भी प्रॉपरली किए। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ, ठीक है। सो आई होप स्टडी अच्छी चल रही है और आप पढ़ते भी रहोगे। अच्छे लोगों के साथ सराउंडिंग में रहिए, अच्छी पुस्तकों को, बुक्स को पढ़ते रहिए, फ्रेंड्स अच्छे बनाइए, अच्छे टीचरों के आचरण में रहिए, फालतू लोगों के बीच में कम रहिए। स्टडी अपने आप अच्छी होते रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम प्रिपेयर आना है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते रहनी है, और दैट्स ऑल फॉर द क्लास। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।